अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक हैं और आपने अच्छे से अपने नोट्स बना लिए। सपोर्ट एंड मूवमेंट के जो हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया, जिसमें हमने बोन, कार्टिलेज और जॉइंट्स को स्टडी किया। तो आज जो बेटा हमारा टॉपिक रहेगा दैट वुड बी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो हमने इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में स्प्लिट किया था। जो फर्स्ट हाफ था हमारा, उसमें हमने बोन पढ़ा, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने जॉइंट्स और उनकी जनरल टाइप्स को देखा, फिर हमने इसके अंदर आर्थराइटिस और उसकी टाइप्स को देखा। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट वुड बी मसल्स। आज हमने जो डिस्कस करना है ना, वो हमने करना है जी मसल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और अगेन मैं आपको एक बार बता दूं कि आपने ये नोट्स जो हैं वो बेसिकली बनाने हैं साथ साथ, और इनको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। इन नोट्स के अलावा आपको किसी भी दूसरे सोर्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग योर MD-CAT जर्नी। तो आपने इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है, पूरे लेक्चर को गौर से सुनना है। उसके बाद MD-CAT के हवाले से आपको किसी भी दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं है। इवन आप अपनी रेलिवेंट टेक्स्ट बुक को भी अगर देखें तो उसका भी पॉइंट सारे इसके अंदर कवर्ड है। तो बेसिकली आप ये देखिए, जब हम मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स क्या हैं? तो बेसिकली जो मसल्स हैं वो हमारी बॉडी के कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज हैं। ठीक है, ये ऐसे टिश्यूज हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, विच आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो तो ऑब्वियसली जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। लेकिन अभी आपने देखना है कि एक्चुअली मसल्स का नेचर क्या है, मसल्स हैं क्या, वो कोई ऑर्गन है, वो कोई सेल है, तो वो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो बेसिकली जो इनकी ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है। अगर हम देखें तो इनकी जो ओरिजिन है दैट इज मीजोडर्मल। ये हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है तो हमारी बॉडी में 3 प्राइमरी जो है वो जर्म लेयर बनती हैं, जिनसे बाद में हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। उनमें से जो मीजोडर्म है दैट गिव्स राइज टू, बेसिकली उसी से बनते हैं मसल्स। फिर अगर हम देखें तो इनके कुछ कॉमन फंक्शंस को हम नोट करते हैं कि ये आपकी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं, मसल्स का रोल क्या है। तो बेसिकली इनका रोल है मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ये बेसिकली मुमकिन बनाते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स की मूवमेंट को। दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं, उनकी मूवमेंट को मुमकिन बनाते हैं बेसिकली मसल्स। फिर अगर आप देखें तो ये क्या करते हैं, ये होल्ड करते हैं बॉडी को इन पोस्चरल पोजीशंस। ये बॉडी को, जो उसका पोस्चर है, आप जिस पोजीशन में हैं, ये बॉडी को पोस्चरल पोजीशंस के अंदर होल्ड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प इन थर्मोरेगुलेशन। जो मसल्स हैं, आपने अच्छे से होम्योस्टेसिस चैप्टर सुना, तो बेसिकली जो मसल्स हैं दे हेल्प इन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में कैसे हेल्प करते हैं? बाय शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। दे आर इन्वॉल्व इन हीट प्रोडक्शन। जो हमारे मसल्स होते हैं जी, वो हीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, इस तरह वो थर्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। फिर अगर हम देखें तो दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये बेसिकली जो मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स है वो भी इनकी वजह से मुमकिन हो पाती है। जो मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स है वो भी इनकी वजह से मुमकिन हो पाती है। जैसे कि आपको पता है कि ब्लड है जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, लिम्फ है जो हमारी लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है, ये उसकी जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो उनसे बॉडी फ्लूइड्स की मूवमेंट को भी इंश्योर करते हैं। तो ये सारे इनके फंक्शंस हैं। अच्छा जी, अब आगे ना हम देखेंगे डिटेल में टाइप्स ऑफ मसल्स। तो जब हम बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ मसल्स, तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है, हमें पता है कि 3 मेन टाइप्स हैं मसल्स की। एक है जी हमारे पास स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, फिर हैं
कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो ये आपने डिटेल में सेकेंड ईयर की जब प्रिपरेशन करते हैं तब भी आप याद करते हैं, तो हम इनको रिकॉल करते हैं मिलके। ठीक है, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था वो आप मेरे साथ साथ रिवाइज करें, वही चीजें। तो जब स्मूथ मसल्स की बात करते हैं तो सिंपली इनके लिए हम और भी टर्म्स यूज करते हैं। दे आर नोन एज नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। इनको हम नॉन स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्रिप्ड या फिर विजरल मसल्स भी कहते हैं। ये विजरल की टर्म इनके लिए जो है वो सिनोनिमसली यूज होती है। तो ये सारे ही नेम्स इनके हैं। ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मसल्स है। ठीक है, अगर हम देखें इनके कुछ फीचर्स तो ये हैं यूनिन्यूक्लिएटेड। दे आर एक्चुअली यूनिन्यूक्लिएटेड। इनके अंदर न्यूक्लियस की अगर हम लोकेशन की बात करें तो देयर न्यूक्लियस इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, जो न्यूक्लियस है दैट इज सेंटरली प्लेस्ड। ये सेंटर के अंदर मौजूद है सेल के। अगर आप इन सेल्स की शेप देखें तो दे आर एक्चुअली स्पिंडल शेप्ड। सेंटर से ब्रॉड और कॉर्नर्स जो हैं वो नैरो, तो ये स्पिंडल शेप्ड है। और अगर आप इनकी प्रेजेंस को देखें कि ये बेसिकली मौजूद किधर हैं, तो दे आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन योर होलो ऑर्गन्स। ये होलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक, ठीक है, आपके एसोफेगस, यूट्रस, उनमें बेसिकली ये मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा दे आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन योर ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपने पेरिस्टोलिसिस पढ़ा है, जिस प्रोसेस के थ्रू फूड मूव्स डाउन द एलिमेंट्री कैनाल। स्क्वीजिंग ऑफ फूड डाउन द एलिमेंट्री कैनाल, स्मूथ मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। होम्योस्टेसिस में आपने वेजोडाइलेशन और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन पढ़ा है कि ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, तो सिंपली स्मूथ मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये हैं हमारे पास स्मूथ मसल्स के कुछ फीचर्स। इनके कंट्रोल की अगर आप बात करें तो इनका जो कंट्रोल है दैट इज इनवॉलेंट्री, यानी इनकी मूवमेंट या इनकी कॉन्ट्रैक्शन हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है। इट मीन्स कि दे आर कंट्रोल्ड बाय आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इनकी कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करता है। तो ये तो हो गए हमारे पास स्मूथ मसल्स। अब सिंपली देखिए कि ये एक बात की थी कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ मसल्स हैं। ये थ्रू आउट किंगडम एनिमेलिया पाए जाते हैं, थ्रू आउट एनिमेलिया। इनवर्टिब्रेट्स में भी हैं और वर्टिब्रेट्स में भी ये मसल्स पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव हैं और थ्रू आउट एनिमेलिया किंगडम जो है ये मौजूद आपको मिलेंगे। अब हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ जी? कार्डियक मसल्स के साथ। जब आप कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो सिंपली ये स्ट्राइटेड है, लेकिन इनके अंदर इरेगुलर स्ट्राइएशंस हैं। ये इरेगुलरली स्ट्राइटेड मसल्स हैं, इनमें स्ट्राइएशंस हैं लेकिन ये इरेगुलरली स्ट्राइटेड मसल्स हैं। इनकी जो स्ट्राइएशंस हैं वो रेगुलर नहीं है, यानी रेगुलर पैटर्न और रेगुलर इंटरवल पर रिपीट नहीं हो रही, तो हम इनको कहते हैं इरेगुलरली स्ट्राइटेड मसल्स। ये इवॉल्व्ड हैं, ये इवॉल्व हुए स्मूथ मसल्स के बाद, ये इवॉल्व्ड हैं। अगर हम देखें तो सिंपली ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, इनके अंदर भी 1 न्यूक्लियस पर सेल मौजूद है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। इनके भी न्यूक्लियस की अगर लोकेशन को देखेंगे तो दैट इज सेंट्रली प्लेस्ड। इनका न्यूक्लियस भी सेल के सेंटर में मौजूद है। फिर अगर आप देखें सिंपली इनकी शेप, तो ये इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड है, ये इलोंगेटेड हैं और ये ब्रांच्ड हैं, ये याद रख लीजिएगा। और जहां पर इनकी ब्रांचेस होती हैं
वहां पर इंटरकैलेटेड डिस्क्स मौजूद होती हैं, जहां से ब्रांचिंग होगी वहां इंटरकैलेटेड डिस्क्स मौजूद होंगी। ये कहां पर प्रेजेंट है? दे आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन आवर हार्ट, जहां पर इनका फंक्शन है पंपिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को पंप करवाते हैं बॉडी में। इनका कंट्रोल भी स्मूथ मसल्स की तरह इनवॉलेंट्री है, ये भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, बल्कि ये इनवॉलेंट्री हैं और इनको भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब आते हैं हम अपनी तीसरी और सबसे एडवांस टाइप पर, जो कि स्केलेटल मसल्स हैं। तो स्केलेटल मसल्स को हम बोलते हैं रेगुलरली स्ट्राइएटेड मसल्स। ये रेगुलरली स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, इनको हम स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप्ड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं और हम इनको स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें बाकायदा तौर पर लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं। फिर ये सबसे एडवांस्ड वर्जन है आपके मसल्स का, एडवांस्ड। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी मैनी न्यूक्लियाई पर सेल। इनके जो न्यूक्लियाई हैं दे आर लोकेटेड जस्ट बिलो देयर सेल मेम्ब्रेन। वो पेरिफेरल है। पेरिफेरल का मतलब ये है कि एक साइड पर सेंट्रली प्लेस्ड नहीं है, एक तो बहुत सारे हैं और दूसरा वो पेरिफेरल है। सेल्स अगर आप देखें तो दे आर मोस्टली सिलिंड्रिकल, यानी थिन एंड लॉन्ग, सिलिंड्रिकल। दे आर प्रेजेंट अलोंग विद योर स्केलेटन। ये आपके स्केलेटन में मौजूद है और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ बोन्स में। इनका काम मूवमेंट ऑफ बोन्स है। और ये वो मसल टाइप्स हैं जो कि वॉलेंट्री हैं। वॉलेंट्री मीन्स कि आपके कॉन्शियस कंट्रोल में हैं। दे आर कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इनको कंट्रोल करता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो आई होप कि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आपको कि कंपैरेटिवली हमने तीनों मसल्स की टाइप्स देखी और कुछ फीचर्स उनके डिस्कस किए, और इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स मजीद ऐड करते हैं। लेट्स ऐड मोर। जब हम फटीग की बात करते हैं ना, तो जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं ये फटीग नहीं होते या बहुत कम फटीग होते हैं। इनके अंदर ये फटीग नहीं होते, जल्दी थकते नहीं हैं। तो अगर आप फटीग की बात करें, डू नॉट फटीग, नॉर्मली तो हम देखते हैं कि ये फटीग नहीं होते, लेकिन बहुत रेयरली ये फटीग होते हैं। हो सकता है फटीग हो जाए, लेकिन रेयरली। और अगर आप इनकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखें तो दैट इज स्लो। इसी पॉइंट को कंपेयर करें कार्डियक मसल के साथ, तो दे नेवर फटीग। जब तक आप जिंदा हैं तब तक कार्डियक मसल्स फटीग नहीं होंगे, क्योंकि इनके फटीग होने से जिस लम्हे ये रुक गए तो हमारी लाइफ विल स्टॉप। तो ड्यूरिंग आवर लाइफ दे नेवर फटीग। और इनकी जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज इंटरमीडिएट। एक रिदमिक वे में इनकी कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है थ्रू आउट आवर लाइफ। जबकि आप बात अगर करते हैं स्केलेटल मसल्स की, तो इनकी जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है दैट कुड बी स्लो टू रैपिड। दैट डिपेंड्स ऑन यू। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उनसे किस तरीके से काम लेना चाह रहे हैं। तो दैट कुड बी स्लो टू रैपिड। और एक पॉइंट ऊपर वाला, तो दे इजीली फटीग। स्केलेटल मसल्स बहुत जल्दी थक जाते हैं। दे इजीली फटीग, ये इजीली फटीग हो जाते हैं। तो हमने कंपैरेटिवली हर एक पॉइंट तीनों टाइप्स में डिस्कस कर लिया। तो आप इसका एक ओवरव्यू लें, ये ठीक हो गया। ये कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं, तीनों टाइप्स के मसल्स का कंपैरिजन है। ठीक है, इसमें हमने तीनों को हर एंगल से कंपेयर कर लिया, जो भी इनके पॉइंट्स बनते थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इनका कंपैरिजन। ये टेबल हम ऊपर रखते हैं। ये जो टेबल है इसके अंदर सारे पॉइंट्स मेंशन है जो हमने कंपैरेटिवली इनके किए। अब थोड़ा सा हम इनको डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। इनकी एक डायग्राम है, इनकी डायग्राम्स के अकॉर्डिंग भी इनको देखते हैं। तो सिंपली जब आप बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स की जो शेप है ना वो बेसिकली क्या है,
स्पिंडल, वो इस तरह है, सेंटर से ब्रॉड हैं और उनके जो कॉर्नर्स हैं वो सिंपली क्या हैं, नैरो या टैपरिंग। तो ये हमारे पास आते हैं स्मूथ मसल्स, कुछ इस तरह की शेप में। फिर जब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज ये स्मूथ मसल्स हैं, तो कार्डियक मसल्स पर आए। जब हम कार्डियक मसल्स को डिस्कस करते हैं तो वो मोस्टली क्या हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारे जो है वो कार्डियक मसल्स हैं, तो ये ब्रांच्ड हैं। इनके अंदर इस तरीके से आपको क्या दिखाई देती है, बेसिकली ब्रांचिंग दिखाई देती है। ये मोस्टली ब्रांच्ड होते हैं और इनके अंदर कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से बैंड्स भी दिखाई देते हैं और इनके अंदर भी न्यूक्लियस एक ही होता है, पर सेल एक ही न्यूक्लियस मौजूद होगा। ये सेल्स जो हैं वो ब्रांच्ड हैं। अब जब हम डिस्कस करते हैं स्केलेटल मसल्स को, तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें कि क्या है, तो सिंपली सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड है और इनके अंदर आपको रेगुलर रिपीटेड स्ट्राइएशन यानी उनके अंदर आपको इस तरह से दिखाई देती हैं। बाकायदा तौर पर स्केलेटल मसल्स में आपको इस तरीके से बैंड्स दिखाई देते हैं, स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं और इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और वो बिल्कुल इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे अरेंज्ड होते हैं इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अबाउट स्केलेटल मसल्स। तो ये टोटली हमने तीनों टाइप्स के मसल्स को कंपेयर कर लिया। अब एज पर आर सिलेबस, जो हमारे सिलेबस में गिवन है इसमें से वो है स्केलेटल मसल। तो हमने डिटेल में एक्चुअली में जो देखना है वो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखना है। तो जब हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगता इस तरह है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे कि मसल का स्ट्रक्चर है क्या, और आप मेरे साथ ही इसको यहाँ पर आज याद कर लेंगे। गौर से स्टेप बाय स्टेप हमने देखना है मसल के हर एक पार्ट को और आपने इसको साथ ही याद कर लेना है। तो बेसिकली जब आप स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर अटैच्ड टू बोन्स, वो बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, इसीलिए तो हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं क्योंकि वो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं और उसकी मूवमेंट की वजह बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेसिकली टेंडन्स। टेंडन्स के थ्रू जो बोन होती है उसके साथ बेसिकली मसल्स अटैच्ड होते हैं। तो ये जो टेंडन्स हैं ये इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि बोन को अटैच करवाते हैं मसल्स के साथ, ये इन इलास्टिक हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर के मसल का स्ट्रक्चर क्या है। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लेट्स सपोज के मसल को कट करते हैं। ठीक है, हमने मसल को कट किया, तो जब हम मसल को कट करते हैं तो हमें उसके अंदर दिखाई देते हैं बहुत सारे बंडल्स। पहली बात, जब हमने मसल को कट किया तो उसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं बंडल्स। इसके अलावा एक मसल की जो आउटर कवरिंग होती है उसके बाहर एक आउटर रैपिंग है जो उसको कवर कर रही है। तो इस आउटर रैपिंग को बेसिकली हम बोलते हैं एपीमाइसियम। ये जो उसकी आउटर रैपिंग है इसके लिए हम बेसिकली क्या टर्म यूज करते हैं, एपीमाइसियम। अब बेसिकली एक मसल के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे मसल बंडल्स हैं। अब हम इस बंडल को खोलते हैं कि एक्चुअली में ये जो बंडल है इसमें क्या है। तो जब हम बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं इस बंडल को कि इस बंडल में क्या है, तो एक्चुअली में जो ये बंडल है बेसिकली उसके बाहर भी एक कवरिंग होती है। अगर हम इस बंडल की बात करें, जो हमने एक बंडल एक्सप्लोर करना है, तो बेसिकली ये जो एक बंडल है उसके अंदर क्या मौजूद होती है, उसके बाहर एक कवरिंग होती है। जैसे मसल के बाहर एक कवरिंग थी, जो ईच मसल फेसिकल है उसके बाहर भी एक रैपिंग होती है, एक मेम्ब्रेनुअस जो रैपिंग है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पेरीमाइसियम। इस रैपिंग को हम नाम देते हैं पेरीमाइसियम का,
जो हर एक बंडल को कवर कर रही है। फिर हम इस बंडल को खोलते हैं कि इस बंडल में है क्या, तो हमें दिखाई ये देता है कि इस बंडल में बहुत सारे फाइबर्स हैं और एक्चुअली में वो फाइबर्स क्या हैं, मसल सेल्स। जब हम इसको देखते हैं कि ये बंडल जो है वो एक्चुअली है किस चीज का बंडल, तो इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे मसल फाइबर्स। इसमें हम देखना चाहते हैं कि एक जो मसल बंडल है वो किस चीज का बंडल है, तो बेसिकली ये एक्चुअली में मसल फाइबर्स का बंडल है। इसके अंदर मसल फाइबर्स है। तो जब आप मसल फाइबर्स की बात करते हैं तो इनके बाहर भी एक कवरिंग होती है। हर एक मसल फाइबर, जिसको हम मसल सेल भी बोलते हैं, इसके बाहर भी एक कवरिंग होती है, एक रैपिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। ये कहलाती है बेसिकली एंडोमाइसियम। ये तीनों आपने याद रख लेनी है। एपीमाइसियम पूरे मसल की आउटर कवरिंग, पेरीमाइसियम एक मसल बंडल की कवरिंग और एंडोमाइसियम एक मसल सेल की कवरिंग। ये जो मसल बेसिकली ये जो मसल बंडल्स हैं, इनको हम मसल बंडल्स भी बोलते हैं और इनको बोलते हैं मसल फेसिकल्स। ये मसल बंडल्स या मसल फेसिकल्स कहलाते हैं। बेटे इसी तरह जो मसल बंडल के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं मसल सेल, उन मसल सेल को हम मसल फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि वो बिल्कुल फाइबर की तरह है, थ्रेड लाइक है। ठीक है, ये मसल सेल या मसल फाइबर। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो एक मसल सेल हमें दिखाई दे रहा है, इसमें क्या चीजें हैं और ये किस पर मुश्तमिल है। तो बेसिकली जब हम देखते हैं एक मसल सेल को, जिसको हम मसल फाइबर भी बोलते हैं, तो उसके अंदर 4 से लेकर 20 तक, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20 मजीद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ये मायोफिब्रिल्स कहलाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि एक जो मसल है उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें शामिल हैं। अब जो मायोफिब्रिल्स हैं वो 4 to 20 हैं, लेकिन उससे पहले हम डिटेल में देखना चाहते हैं कि ये जो मसल सेल है इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो इसकी कुछ यूनिक बातें हैं जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जब हम एक मसल सेल या एक मसल फाइबर के कुछ फीचर्स की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंपली ईच मसल सेल का जो डायामीटर है दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। जो मसल सेल की मेम्ब्रेन होती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सार्कोलीमा, दैट इज नोन एज सार्कोलीमा। इसका जो बेसिकली इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इनके सार्कोप्लाज्म में मौजूद होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। और अनलाइक अदर यूकेरियोटिक सेल्स जहां पर एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर ऐसा नहीं है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिफरेंट, जो कि हम देखेंगे भी। और दूसरी बात, यहां पर इट इज एक्टिंग एज ए स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम। यहां पर ढेर सारा कैल्शियम स्टोर्ड होता है। इसके अलावा सार्कोप्लाज्म के अंदर अदर यूकेरियोटिक सेल्स के मुकाबले में स्टोर्ड ग्लाइकोजन इज मोर इन मसल सेल्स। यहां पर ग्लाइकोजन ज्यादा होती है। मसल सेल्स आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अंदर बाकी यूकेरियोटिक सेल्स के मुकाबले में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है, इवन इन थाउजेंड्स। इसके अलावा एक यूनिक ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन मौजूद होता है मसल सेल्स में, जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। इनके अंदर मायोग्लोबिन मौजूद है जो एक ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन है, एक ऑक्सीजन स्टोरिंग मॉलिक्यूल है। मायोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी है वो जो हीमोग्लोबिन है उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो सिंपली जो हीमोग्लोबिन होता है वो लिबरेट कर देता है, वो टूट जाता है, वो अलहदा हो जाता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है जब सराउंडिंग सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर या सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बिलो 60 मिलीमीटर मरकरी जाता है। लेकिन
मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लिबरेट तब करता है जब सराउंडिंग एरिया में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 20 मिलीमीटर मरकरी से नीचे चला जाए। तो इसकी ऑक्सीजन को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी फार मोर है हीमोग्लोबिन से, क्योंकि मसल्स नीड कॉन्टिन्यूअस एनर्जी और उसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेकडाउन के लिए चाहिए होती है, इसलिए मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर्ड रहती है। फिर अगर हम जनरली एक मसल सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसी के साथ हम मसल सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो खास बात ये कि जो मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप सार्कोलीमा भी बोलते हैं, दैट इज नॉट स्मूथ, उसमें ट्रांसवर्स इन्वेजिनेशन होती हैं, जिनको हम बोलते हैं बेसिकली टी टिब्यूल्स। ये जो ट्रांसवर्स इन्वेजिनेशन होती हैं, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं टी टिब्यूल्स। सार्कोलीमा स्मूथ नहीं है मसल सेल्स की, उसमें इन्वेजिनेशंस हैं जिनको हम बोलते हैं टी टिब्यूल्स या फिर ट्रांसवर्स टिब्यूल्स। क्योंकि एक सेल के अंदर दे आर थाउजेंड्स इन नंबर, ये बहुत ज्यादा होती हैं, तो हम इनके लिए टी सिस्टम का वर्ड यूज करते हैं कलेक्टिवली। और ये जो मेम्ब्रेन है सार्कोलीमा, ये इसी की इन्वेजिनेशंस हैं। अब अगर आप मसल सेल को देखें तो इसके न्यूक्लियाई आर अरेंज जस्ट बीनीथ दी सार्कोलीमा, वो पेरिफेरली प्लेस्ड हैं, वो सेल के सेंटर में मौजूद नहीं है। फिर अगर आप देखें तो सिंपली यहां पर ये जो हमने बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाकी सेल से मुख्तलिफ है, तो जहां पर बाकी सेल्स में एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स की फॉर्म में होता है मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर वो रिपीटेड चैनल्स की फॉर्म में रेगुलर इंटरवल्स पर रिपीट हो रहा है, वो रेगुलर इंटरवल्स पर रिपीट होता जा रहा है अलोंग टी टिब्यूल्स। एडजेसेंट टी टिब्यूल्स के दोनों साइड्स पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। और बेटे यहां पर आप ये देखिएगा कि यहां पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज ऑफ स्मूथ टाइप, ये रफ नहीं है। और ये जो सेंटर में एक टी टिब्यूल है और इसके दोनों साइड्स पर मौजूद है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस एक सेट को हम बोलते हैं ट्राइड। तो कॉन्टिन्यूअसली आपको सार्कोप्लाज्म में ये ट्राइड्स का एक पूरा नेटवर्क दिखाई दे रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक्चुअली में जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सार्कोटिब्यूल्स का नेटवर्क है। दूसरे सेल्स में जहां हम देखते हैं कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इस तरह से एक चैनल्स की सूरत में मौजूद होता है, यहां पर देखिए वो इंटायरली डिफरेंट है। फिर आप देखें कि सिंपली हमारे पास क्या होता है कि इन ईच मसल सेल हमें इस तरीके से मजीद फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिनको हम मायोफिब्रिल कहते हैं, जिनमें हमने पहले ही डिस्कशन की कि वो 4 से लेकर 20 तक होते हैं। ठीक है, ये आ गए मायोफिब्रिल्स। तो सिंपली ये हमने बात की है एक मसल सेल की। मोर ओवर ये आ गए मायोफिब्रिल, ये एक मसल सेल की बात है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। मोर ओवर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, स्टोर्ड ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर यूकेरियोटिक सेल्स। अब हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हम मसल का स्ट्रक्चर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सिंपल हमने देखा कि एक मसल है, उसकी आउटर मोस्ट रैपिंग एपीमाइसियम है। मसल को कट किया, उसमें बंडल दिखाई दिए, ईच बंडल की रैपिंग पेरीमाइसियम है। बंडल को खोला, उसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स दिखाई दिए, ईच मसल फाइबर की रैपिंग क्या है, एंडोमाइसियम। फिर आप ये देखिए मसल सेल को एक्सप्लोर किया तो उसके अंदर हमें ये कुछ फीचर्स देखने को मिले और दिखे मायोफिब्रिल्स। अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि जो मायोफिब्रिल्स हैं वो बेसिकली मायोफिब्रिल्स को यहीं से कंटिन्यू करते हैं हम मायोफिब्रिल्स को। बेटे देखिए सिंपली हर चीज बहुत ही सिंपल है, जितना हम चीजों को सिंपल और सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं और सोचते नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स है, उतना ही वो इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इसलिए आपने कभी भी किसी चीज के बारे में ये नहीं सोचना कि ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हर चीज इजी होती है, बस आपका परसेप्शन स्ट्रांग हो और आप समझ पाए चीजों को। अब आप ये देखिए, अब हम ना एक मायोफिब्रिल पे आते हैं। एक जो है हमने देखना है स्ट्रक्चर एक मायोफिब्रिल का कि मायोफिब्रिल क्या है।
जब आप मायोफिब्रिल्स को देखते हैं तो उनके अंदर हमें दिखाई देते हैं बेसिकली लाइट एंड डार्क बैंड्स रिपीटेडली। इस तरह ना हमें उनके अंदर एक पैटर्न दिखाई देता है लाइट एंड डार्क बैंड्स का। ये हर मायोफिब्रिल में इस तरह लाइट एंड डार्क बैंड्स जो होते हैं ऑल्टरनेटिव वो मौजूद होते हैं। लेट सपोज कि हमने कुछ मायोफिब्रिल्स यहाँ पर ड्रॉ किए ताकि हम देख सकें कंप्लीट स्ट्रक्चर कि इनमें होता क्या है। तो सिंपली हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो मायोफिब्रिल्स है ना उनके अंदर हमें इस तरह लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे हैं ऑल्टरनेटिवली। अब हम क्या देखते हैं कि सिंपली ये जो लाइट बैंड होता है, लाइट बैंड के लिए हम एक और टर्म भी यूज करते हैं आई बैंड। इसको हम आई बैंड भी कहते हैं। आई बैंड आइसोट्रॉपिक से है क्योंकि ये बैंड विजिबल लाइट को पोलराइज नहीं करता। ठीक है, डू नॉट पोलराइज लाइट। ये जो विजिबल लाइट है उसको पोलराइज नहीं करता। लाइट जो है जिस तरीके से इसमें एंटर होती है वैसे ही गुजर जाती है, तो लाइट बैंड है। फिर उसके बाद ये ऑल्टरनेट कर रहा होता है किनके साथ? डार्क बैंड्स के साथ। ये हैं डार्क बैंड्स, ये डार्क बैंड्स हैं। जो डार्क बैंड होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ए बैंड। जो डार्क बैंड है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली ए बैंड। ए बैंड इसलिए क्योंकि ये एनिसोट्रॉपिक है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये पोलराइज करता है विजिबल लाइट को। पोलराइज विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट को पोलराइज करता है। जब लाइट इससे गुजरती है तो ये इसको मर्ज करके एक ही रे में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखें, गौर से समझने वाली बात कि हर एक लाइट बैंड में हमें एक सेंट्रल लाइन दिखाई देती है जो उसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, हर एक जो आई बैंड है उसके अंदर हमें क्या दिखाई देती है? एक सेंट्रल लाइन, जिसको हम नाम देते हैं बेसिकली जी लाइन। एक सेंट्रल लाइन दिखाई देती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जी लाइन। अब सिंपली ये जो जी लाइन होती है, ये वाली लाइन जी लाइन है, ये जी लाइन है, ये डिस्क शेप प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। यहां पर एक डिस्क शेप प्रोटीन होता है जी लाइन के अंदर, अरेंजमेंट होती है डिस्क शेप प्रोटीन की। फिर अगर आप देखें तो ये तो आ गई हमारी जी लाइन्स, ये जी लाइन आ गई। अब ये जो ईच डार्क बैंड हमने देखा, ठीक है, दैट हैज अ ब्राइट जोन। हर एक जो डार्क बैंड होता है उसके अंदर हमें दिखाई देता है एक एरिया जो कि हेले जोन, एड जोन या ब्राइट जोन कहलाता है। ठीक है, ये आ गया बेसिकली दिस जोन इज नोन एज एच जोन। हर डार्क बैंड में आपको एक ब्राइट जोन दिखाई देता है जिसको हम एड जोन या हेले जोन कहते हैं। हेले का जो टर्म है वो यूज होता है फॉर ब्राइट। ठीक है, अब ये जो एड जोन होता है फर्दर इट इज बाइसेक्टेड, इसको बेसिकली बाइसेक्ट कर रही होती है ये एक डार्क लाइन। इट इज बाइसेक्टेड बाय अ डार्क लाइन जिसको हम बोलते हैं एम लाइन। ये बेसिकली क्या कहलाती है? एम लाइन या फिर मिड लाइन। ये एम लाइन आ गई। तो सिंपली ये मायोफिब्रिल्स का रिपीटिंग पैटर्न शो होता है। उनमें क्या होते हैं? लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है। हर लाइट बैंड के सेंटर में जी लाइन होती है और हर डार्क बैंड के दरमियान में एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं एड जोन, और एड जोन इज बाइसेक्टेड बाय एम लाइन। अब ये जो दो जी लाइंस के सक्सेसिव दो जो जी लाइंस हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, ये दो जी लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस वो बेसिकली क्या कहलाता है? एक सार्कोमियर। वो एक सार्कोमियर कहलाता है। दो जी लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस एक सार्कोमियर कहलाता है और ये बेसिक यूनिट है मसल का, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं? कि एक स्ट्रक्चर का जो भी फंक्शन है, जो परफॉर्म कर रहा हो यूनिट, वो उसका बेसिकली फंक्शनल यूनिट होता है, और जो स्ट्रक्चर बना रहा हो वो स्ट्रक्चरल यूनिट। तो मसल सेल्स का बेसिक यूनिट सार्कोमियर है, यानी अगर मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सार्कोमियर्स की वजह से। वो कैसे करते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन
अब अगेन एक माइंड में क्वेश्चन आता है, सिंपली आप देखें अगर तो हमारे माइंड में एक मजीद क्वेश्चन आता है कि ये जो बैंड्स हम पढ़ी जा रहे हैं ये एक्चुअली में बैंड्स हैं क्या। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं ये एक्चुअली किस पर मुश्तमिल हैं। तो जब हम लाइट एंड डार्क बैंड्स को अब एक्सप्लोर करेंगे तो दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मायोफिलामेंट्स। ये प्रोटीन फिलामेंट्स पर मुश्तमिल हैं जिनको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स। और इसीलिए बेटे याद रखिएगा मायो का वर्ड एसोसिएटेड होता है मसल्स के साथ, तो मायोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है मसल्स की एक्चुअली, जिसमें हम मसल्स से रेलेवेंट चीजों को डिस्कस करते हैं। तो ये जो लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं एक्चुअली में ये क्या हैं, तो ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स इनको बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से प्रोटीन्स जो हैं वो इनको बना रहे हैं, हम उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में गिवन होता है, हमने अपनी बुक्स की बातों को फॉलो करना होता है क्योंकि डाइवर्जेंस तो बहुत है, रिसर्च भी बहुत एडवांस है, लेकिन वी आर बुक बाउंड क्योंकि हमारा सिलेक्टेड सिलेबस है और हम बुक बाउंड है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारी बुक क्या कहती है। तो वो कहती है कि जो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेसिकली थिक फिलामेंट्स, एक होते हैं थिक फिलामेंट्स और एक होते हैं थिन फिलामेंट्स। इनको हम बेसिकली ये नाम दे रहे हैं इनके रिलेटिव डायामीटर की बेस पर, थिक एंड थिन फिलामेंट्स। तो जब हम देखते हैं कि सिंपली थिक एंड थिन फिलामेंट्स की बात करें तो जो थिक फिलामेंट्स होते हैं उनका डायामीटर जो है दैट इज 16 नैनोमीटर, जबकि थिन फिलामेंट्स का जो डायामीटर है दैट इज 7 to 8 नैनोमीटर। बेसिकली अगर हम देखें तो जो थिक फिलामेंट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं मायोसिन। अगर हम मायोसिन का स्ट्रक्चर देखें तो इट हैज अ टेल, इसकी एक टेल है विच टर्मिनेट्स इनटू 2 ग्लोब्यूलर हेड्स। इसकी एक टेल है एंड दैट टेल टर्मिनेट्स इनटू 2 ग्लोब्यूलर हेड्स जिनको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिजेस। ये जो ग्लोब्यूलर हेड्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज क्रॉस ब्रिजेस। इनको हम क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं क्योंकि ये एक्टिन के साथ ब्रिजअप करते हैं। जब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तब हम इसको समझ पाएंगे। ये जो मायोसिन प्रोटीन होता है ना, बेसिकली ये क्या बना रहे होते हैं, तो दे रन अलोंग द लेंथ ऑफ डार्क बैंड्स। जो डार्क बैंड है ना, जो हम पढ़ रहे हैं कि ये डार्क बैंड है, वो डार्क बैंड एक्चुअली में क्या है, वो मायोसिन प्रोटीन है। सैकड़ों मायोसिन प्रोटीन्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनकी जो टेल्स होती हैं वो सारी जमा हो जाती हैं सेंटर में, ठीक है, और उनके जो हेड्स होते हैं वो बेसिकली टर्मिनेट करते हैं राइट और जो है वो बेसिकली लेफ्ट एंगल्स पर। और इस तरह से क्या बनता है, एक ए बैंड। हम जो ए बैंड देख रहे हैं बच्चे वो है क्या, वो प्रोटीन है सारा, वो मायोसिन प्रोटीन है। सैकड़ों मायोसिन प्रोटीन इस तरीके से अरेंज होते हैं डार्क बैंड में कि उनकी टेल्स सेंटर में होती हैं और बेसिकली उनके जो हेड्स होते हैं वो राइट एंड लेफ्ट एंगल्स पर ओरिएंटेड होते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं थिन फिलामेंट्स को। जब थिन फिलामेंट्स की बारी आए तो थिन फिलामेंट्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट प्रोटीन्स। इनके अंदर 3 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, डायमीटर 7 to 8 नैनोमीटर। चीफ प्रोटीन यानी जो इनकी मेन प्रोटीन है वो एक्टिन है, जिसकी बेस पर हम इनको एक्टिन फिलामेंट्स भी कह सकते हैं। एक्टिन है, एक्टिन इस तरह होती है जैसे 2 जो है वो मोतियों की लड़ियां जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर लिपटी हूं। तो सिंपली ये हमारे पास एक्टिन है, दिस इज एक्टिन। इट इज जस्ट लाइक चेन ऑफ पर्ल्स, 2 ट्विस्टेड पर्ल्स की चेन्स की तरह है ये। दूसरी प्रोटीन जो इसके अंदर मौजूद है वो होती है ट्रोपोमायोसिन। दूसरी प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोमायोसिन ने इसको जो है एक्टिन को अपने अंदर छुपाया होता है, इसने बिल्कुल अपने अंदर इसको कवर किया होता है। ट्रोपोमायोसिन ने इसको रैप किया होता है जैसे बबल का रैपर या किसी कैंडी का रैपर। तीसरी यहां पर प्रोटीन होती है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है दैट इज अ 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स
ट्रोपोनिन जो है वो एक 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ठीक है। एक को कहते हैं हम TI, एक को हम कहते हैं TC और एक को हम बेसिकली कहते हैं TT। अगर हम देखें तो यहां पर कुछ रेगुलर पैटर्न्स पर रिपीटेडली हमें ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं, ट्रोपोनिन के। ये ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देंगे, तकरीबन 40 के करीब जो है वो एक फिलामेंट में ये अरेंज्ड होते हैं। अब सिंपली क्या होगा कि ये है, अगर हम इसको देखें तो ये वाली जो है ये एक्टिन है, ये जो है दैट इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है और ये जो है वो ट्रोपोमायोसिन है जो इसको अपने अंदर एनरैप कर रही है, कवर कर रही है। जो ट्रोपोनिन है ना उसकी 3 साइट्स हैं। एक इनहिबिटरी साइट है जो कि ड्यूरिंग रिलैक्स्ड स्टेट जो है वो फ्री होती है, इसके साथ कोई चीज अटैच नहीं होती। अब इनहिबिटरी साइट जो होती है वो बेसिकली किसके साथ अटैच्ड होती है? एक्टिन के साथ। इनहिबिटरी साइट जो है वो अटैच्ड होती है एक्टिन के साथ। जो TC है दैट विल बाइंड विद कैल्शियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्स्ड स्टेट में ये फ्री होती है और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तब ये बाइंड करेगी किसके साथ? कैल्शियम के साथ। और TT ने बेसिकली किसके साथ अटैच्ड होती है? ट्रोपोमायोसिन के साथ, ठीक है। एक चेन अटैच्ड है ट्रोपोमायोसिन के साथ, 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। एक ट्रोपोमायोसिन के साथ है, एक जो है वो एक्टिन के साथ है और एक ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन किसके साथ बाइंड करेगी? कैल्शियम के साथ। तो ये ना एक हमारे पास क्या है? ये एक थिन फिलामेंट है। अगर हम देखें तो एक थिक फिलामेंट को, जो एक थिक फिलामेंट है ना दैट इज सराउंडेड बाय 6 थिन फिलामेंट्स। एक थिक फिलामेंट को 6 थिन फिलामेंट सराउंड कर रहे होते हैं। तो काफी सारे जो थिन फिलामेंट्स हैं वो मिलके, अब देखिए थिन फिलामेंट्स क्या बनाते हैं। तो थिन फिलामेंट्स एक तो लाइट बैंड बनाते हैं, यानी हमने देख लिया कि जो डार्क बैंड है वो एक्चुअली में ये प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन। ये डार्क बैंड है, जो डार्क बैंड दिखाई दे रहा है वो ये प्रोटीन है। अब लाइट बैंड जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे ये एक्टिन फिलामेंट, जिनको हम थिन फिलामेंट्स कहते हैं, वो मौजूद हैं। ये एक थिन फिलामेंट है। इस तरह के बहुत सारे थिन फिलामेंट्स अरेंज्ड होते हैं क्या बनाने के लिए? लाइट बैंड, ठीक है। लाइट बैंड में एक्चुअली ये प्रोटीन्स होते हैं। अब सिंपली आप देखें तो ये जो थिन फिलामेंट्स हैं इन्होंने ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ओवरलैप करना होगा। हम पूरा मैकेनिज्म स्टडी करेंगे थिक के साथ, लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि ये बनाते क्या है। तो एक तो बात ये कि दे रन अलोंग, ये एक्चुअली में बनाते हैं लाइट बैंड। दे रन अलोंग लाइट बैंड, दे रन अलोंग द लेंथ ऑफ लाइट बैंड। ये लाइट बैंड बना रहे होते हैं। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि एंड पार्टली, लेकिन ये पार्टली बेसिकली एंटर हो रहे होते हैं एंड पार्टली फॉर्म ए बैंड। ये बनाते तो लाइट बैंड है लेकिन इनका कुछ हिस्सा ए बैंड के साथ भी होता है। एक्चुअली में ये बनाते हैं पूरा लाइट बैंड और इनका कुछ पोर्शन ए बैंड के अंदर भी मौजूद होता है। एक तो हमने, अब देखते हैं, ये समझते हैं कि ये बात किस तरह है। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर आ गया। अब जो ये बात की है ना कि इनका कुछ हिस्सा किस तरह होता है, देखिए सिंपली अगर हम देखना चाहें इसको तो ये तो हमारे पास आ गए, समझें कि ये है, ये थिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। ये आ गए, लेट सपोज हम मिसाल लेते हैं कि ये थिन फिलामेंट्स हैं और ये भी थिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? ये बेसिकली क्या है? दे आर, ये थिक फिलामेंट्स है जो ए बैंड बनाते हैं। अब आप ये देखिए कि हम इसको और ईज के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं कि समझे ये जो है वो ए बैंड है, इतना पोर्शन ये ए बैंड है और ये जो है वो आई बैंड है और इसी तरह ये आई बैंड है और इसी तरह ये भी आई बैंड है, ठीक है। और ये किस पर मुश्तमिल है? प्रोटीन्स पर। देखिए
जो ए बैंड है ना उसमें यहां पर तो क्या होता है, मायोसिन, ये मायोसिन है, और आई बैंड में ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स, और ये भी एक्टिन फिलामेंट्स है। लेकिन आप यहां पर देखिए, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं इनका कुछ पोर्शन किसके अंदर आ रहा है, ए बैंड के अंदर। ये देखिए कुछ पोर्शन इनका ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, ए बैंड के साथ। इस बात को समझिएगा, हमने बात की कि थिक और थिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है, थिक फिलामेंट्स मायोसिन्स पर मुश्तमिल है, ये हमारे पास थिक फिलामेंट। अब ये आई बैंड जो है इसको कौन बना रहा है, थिन फिलामेंट्स, लेकिन इनका कुछ पोर्शन ए बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है, यानी कुछ पोर्शन किसके ऊपर है, थिक फिलामेंट्स के ऊपर। ये देखिए ये थिक फिलामेंट्स है, थिन फिलामेंट्स का कुछ पोर्शन इनके ऊपर है। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो ए बैंड है उसमें कुछ पोर्शन किसका शामिल होता है, थिन फिलामेंट्स का। नॉर्मली हम देखते हैं कि ये आई बैंड है, ये ए बैंड है और ये फिर आई बैंड है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, और ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स है, ये मायोसिन है और ये एक्टिन फिलामेंट्स है। तो कुछ पोर्शन जो एक्टिन फिलामेंट्स का है वो किसमें शामिल होता है, ए बैंड में। और ये बात समझना बहुत जरूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब यहां पर ये तो हमने कर लिया डिटेल्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमारा हो गया है कंप्लीट, मसल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब जो बात होगी वो बात होगी इसकी कॉन्ट्रैक्शन पर, और बहुत इजी, उसको हम विद इन 10 मिनट्स करेंगे। तो ये देखिएगा, सिंपली हमने सबसे पहली बात ये की थी कि ये वॉलेंट्री हैं, इनकी मूवमेंट हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में, हमारी विल में है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि स्टार्ट ये कहां से होता है कि मोटर न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन है ना वो बेसिकली मैसेज लेके आता है। यहां पर हम देखते हैं कि मोटर न्यूरॉन से मैसेज आएगा फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आ गया हमारा मोटर न्यूरॉन। एक सिंगल मोटर न्यूरॉन इनफ होता है सारे के सारे मसल फाइबर्स के अंदर जो एक मसल के हैं कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करवाने के लिए। तो ये सिंपली हमारे पास क्या आ गया, एक मोटर न्यूरॉन है जो मैसेज लेकर आ रहा है किसके पास, बेसिकली मसल्स के पास फॉर कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो पॉइंट है दोनों का, द पॉइंट वेयर दिस मोटर न्यूरॉन साइनेप्सिस और इनर्वेट्स विद मसल्स, हम उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और सिंपली ये एक मोटर न्यूरॉन और ये कंप्लीट मसल को कलेक्टिवली जो हम नाम देते हैं वो हम नाम देते हैं मोटर यूनिट का। ये मोटर यूनिट है, मोटर न्यूरॉन और मसल को कलेक्टिवली मोटर यूनिट कहते हैं, जबकि पॉइंट ऑफ इनर्वेशन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो मैसेज तो लेके आना है मोटर न्यूरॉन ने। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट से बहुत इजीली समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो मोटर न्यूरॉन है वो मैसेज लेकर आएगा मसल सेल्फ के पास, जो कि मसल्स की सूरत में ऑर्गेनाइज्ड है। अब मसल सेल्स के पास जब मैसेज जाएगा तो सबसे पहला पार्ट जो है वो सेल का, वो सार्कोलीमा है। तो मैसेज जाएगा सार्कोलीमा के पास, और हमें ये बात पता है कि जो मैसेज होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। मोटर न्यूरॉन से जो मैसेज गया है मसल सेल को वो एक इम्पल्स की फॉर्म में, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। सार्कोलीमा से हम जानते हैं कि सार्कोलीमा की इन्वेजिनेशन है टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स सार्कोलीमा की इन्वेजिनेशन है, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स के एडजेसेंट साइट्स पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, जो हमने शुरू में देखा था स्टोर हाउस फॉर कैल्शियम है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। जैसे ही इंपल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेगा तो इट विल रिलीज कैल्शियम, ये कैल्शियम को रिलीज कर देगा। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा ना, ये कैल्शियम क्या करेगा, बाइंड विथ ट्रोपोनिन, ये बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ। हमने देखा था कि एक साइड फ्री है, कैल्शियम उसके साथ बाइंड करेगा। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा तो ये बाइंडिंग डिस्प्लेस कर देगी ट्रोपोमायोसिन को। जो ट्रोपोमायोसिन है ना वो सिंपली डिस्प्लेस हो जाएगी, इज डिस्प्लेस्ड। जैसे ही ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हुई, जिसने अपने अंदर एक्टिन को छुपाया हुआ था, तो क्या हुआ, एक्टिन फिलामेंट्स आर एक्सपोज्ड। देखिए बहुत सिंपल, हमने स्टेप बाय स्टेप इसकी एक की बना ली।
एक्टिन फिलामेंट्स आर एक्सपोज्ड। बेटे जैसे ही एक्टिन फिलामेंट्स एक्सपोज हुए तो मायोसिन हेड्स वेट कर रहे थे एक्टिन का, वो एक्टिन के साथ बाइंड करना चाहते हैं, वो एक्टिन के साथ बॉन्ड करना चाहते हैं, उसको अपनी तरफ पुल करना चाहते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट्स जैसे ही एक्सपोज हुए तो एक्टिन फिलामेंट्स पर मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट्स मौजूद हैं। फौरन से क्या होगा, जो मायोसिन है वो क्या करेगा, मायोसिन बाइंड करेगा, बाइंड्स विद या अटैचेस विद, या सबसे बेहतर वर्ड हम जो यूज कर सकते हैं वो ये है कि इट ब्रिजेस विद। जो बेसिकली मायोसिन है वो क्या करेगा, वो क्रॉस ब्रिज करेगा, वो अपने हेड से अटैच करेगा विद एक्टिन, वो एक्टिन के साथ अटैच होगा, और जैसे ही वो एक्टिन के साथ अटैच होगा उसको अपनी तरफ पुल कर लेगा, खींच लेगा। तो सिंपली एक्टिन क्या करेगा, एक्टिन पुल्स, ये जो मायोसिन है वो एक्टिन को अपनी तरफ खींच लेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। सिंपली क्या हुआ, मायोसिन जैसे ही क्रॉस ब्रिज करेगा उसके साथ तो ये इसको क्या करेगा, पुल्स एक्टिन, वो एक्टिन को खींच लेगा, राइट साइड वाले राइट साइड से खींचेंगे और लेफ्ट पे जो हेड्स हैं वो लेफ्ट वाली को खींचेंगे सेंटर की तरफ। इधर वाले एक्टिन फिलामेंट्स को खींच रहे हैं और ये वाले जो हैं वो इसको खींच रहे हैं, खींच के ना उसको दरमियान में ले आएंगे। तो सिंपली पुल्स एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। जब दोनों सार्कोमियर जो हैं वो बेसिकली बिल्कुल सेंटर में आ गए दोनों साइड्स के फिलामेंट्स, तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, एरिया रिड्यूस हो गया है। देखिए ना, सिंपल सी बात, इसको और सिंप्लीफाई करूं, ये ऐसे थे अलग अलग, ये ऐसे हो, अब इसको आप इसके ऊपर ले जाएं इस तरह, तो ऑटोमेटिकली पहले एरिया इतना था अब इतना हो गया, कॉन्ट्रैक्शन तो वैसे ही हो गई। अब बेटे ये जो मैकेनिज्म है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक की, जो 3-4 सफे आपकी बुक में लिखे हुए हैं उसकी पूरी समरी है। मतलब अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका पूरा ही टॉपिक मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, यहां से हमने ये स्टार्ट किया मोटर न्यूरॉन से, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि मैसेज गया मसल सेल से सार्कोलीमा को, टी ट्यूब्यूल्स को, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उन्होंने कैल्शियम रिलीज किया, कैल्शियम ने ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया, ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो गया, एक्टिन एक्सपोज हो गया, मायोसिन ने फौरन एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज किया, उसको सार्कोमियर के सेंटर की तरफ खींच लिया, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब देखिए सिंपली, अब अगर हम इसको देखें तो डायग्रामेटिकली हम इसको देखते हैं, एक बार बस समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरह हुई। तो सिंपली एक साइड से हम देखते हैं, हमने पहले भी ये बात की थी कि 2 मोतियों की लड़ियां हैं बेसिकली एक्टिन, ये ना एक्टिन थी, जो एक्टिन थी उसके पास मायोसिन के लिए क्या मौजूद है, बाइंडिंग साइट्स, ये एक्टिन है। रेस्ट में ट्रोपोमायोसिन ने इसको अपने अंदर छुपाया हुआ था, लेकिन जैसे ही कैल्शियम बाइंड किया ट्रोपोनिन के साथ तो जो ट्रोपोमायोसिन है वो डिस्प्लेस हो गई, उसकी जो पोजीशन है ना वो डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेस ऐसे हुई कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो हो गए हैं एक्सपोज हो गए। सेम यहां पर आपको पता है ये थिन फिलामेंट्स होते हैं और इनके साथ यहां पर भी थिन फिलामेंट्स होते हैं, और यहां पर भी सेम ऐसा ही हुआ कि एक्टिन फिलामेंट्स क्या हो गए, एक्सपोज, ये एक्सपोज हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ बेटे, यहां पर मायोसिन थे, हमने पहले भी बात की थी कि जो डार्क बैंड्स होते हैं उनके अंदर मायोसिन कुछ इस तरह होते हैं कि उनके जो हेड्स होते हैं वो राइट और लेफ्ट एंगल पर क्या होते हैं, बेसिकली ओरिएंटेड। जैसे ही एक्टिन एक्सपोज हुई है ना बच्चे, तो सिंपली क्या होना है, ये जो आपके पास हैं हेड्स, ये फौरन से एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज करेंगे और इसको कहां पर खींच लेंगे, इधर दरमियान में। तो आप खुद सोचें कि जब वो दरमियान में आ जाएंगे, दोनों तरह से उसने खींच लिया उनको, और खींचने के बाद जब वो दरमियान में आ गए इसके, तो ऑटोमेटिकली जो वो था एरिया था मसल का वो तो कम हो गया। ये देखिए ये दरमियान में आ गए, ये जो है वो बिल्कुल यहां से भी ये और यहां से भी हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ये तो इसके ऊपर आ गए। ठीक है, ये इसके ऊपर आ गए,
इसके ऊपर आ गए ना तो ऑटोमेटिकली आप देखिए एरिया ये था, लेकिन अब क्या रह गया, ये यहां पर से 8 जोन नजर आना बंद हो जाता है, सिर्फ क्या नजर आ रही होती है, यहां पर एक एम लाइन थी जो वो रह गई, ठीक है। और जो जी लाइंस थी, ये हमारे पास थी ना जी लाइंस आई बैंड्स के सेंटर में, वो ये आ गई जी लाइंस। तो जी लाइंस तो आप देखिए कि क्लोज आ गई, जी लाइंस क्लोज आ गई, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होता है, मसल का एरिया रिड्यूस हो गया। सार्कोमियर को हमने क्यों कहा था भला फंक्शनल यूनिट, देखिए ये 2 जी लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस सार्कोमियर था, तो ये देखिए यही वाला एरिया कम हुआ है ना, बेसिकली 2 सार्को, ये जो जी लाइंस हैं यही तो एक दूसरे के क्लोजर आई हैं, तो एरिया तो यही रिड्यूस हुआ है। एक शर्त है जिसपे ये छोड़ेंगे अभी नेक्टिन फिलामेंट्स को, वो शर्त बाद में देखते हैं, अभी देखिएगा जरा, वो शर्त तो हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट, आई होप कि ये आपको क्लियर है, उसको तो हम बाद में देखते हैं। अभी हम एक चीज मजीद जो मैं आपके साथ एलैबोरेट करना चाहती हूँ पॉइंट, ताकि क्लैरिटी रहे, इसलिए मैं सेपरेटली ये पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। जब ये होती है ना कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मायोसिन जो है वो अपनी तरफ खींचती है इसको, ये एक के साथ में आपको क्लियर करती हूं। ये है हमारे पास समझे मायोसिन, ठीक है, और यहां पर थी हमारे, ये थी एक्टिन, सिर्फ एक्टिन, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं कि ये किस तरीके से पुल होता है और सारा मैकेनिज्म। देखिए समझे एक्टिन एक्सपोज हो गई है, तो बेसिकली क्या होता है कि एक शर्त पर इसने एक्टिन को छोड़ा होता है जब ये इसके साथ बाइंड करता है, और वो होता है एटीपी। जब एटीपी मिल जाता है ना इसको, मायोसिन हेड्स को, तो ये इसको छोड़ देते हैं एक्टिन को, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे चली जाती है, मसल रिलैक्स हो जाता है, ये बाइंड कर लेते हैं एटीपी के साथ। इनके अंदर एक एंजाइम होता है मायोसिन एटीपीएज, वो मायोसिन एटीपीएज क्या करता है, बेसिकली ब्रेक डाउन करता है एटीपी को ब्रेक डाउन करता है और किस में कन्वर्ट कर देता है। जब एटीपी ब्रेक डाउन होगा तो ऑब्वियसली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी और फॉस्फेट में, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में और फॉस्फेट में, ठीक है। अब सिंपली आप ये देखिए कि ये जो एडीपी और फॉस्फेट्स हैं जो बने, ये इसके हेड के साथ ही जुड़े हुए हैं, ये एडीपी और फॉस्फेट इसके साथ जुड़े हुए हैं। इनके टूटने से जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, वो इन हेड्स के अंदर स्टोर हो गई है, एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे एक्टिन फिलामेंट्स एक्सपोज होते हैं ना, एटीपी की शर्त थी, उसने एटीपी की मिला तो उसको छोड़ दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही नेक्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्शन होती है और एक्टिन फिलामेंट्स एक्सपोज होते हैं, तो एक्सपोजर पे ये होता है कि जब उसको एक्टिन फिलामेंट्स नजर आएंगे नेक्स्ट साइकिल में, तो सिंपली वो क्या करेंगे, ये जो हेड्स हैं ये एडीपी और फॉस्फेट से अलहदा हो जाएंगे। जैसे ये इसको छोड़ेंगे तो इनके अंदर एक कॉन्फॉर्मेशनल क्या आ जाएगा, चेंज, एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, इनकी शेप चेंज होगी जैसे ये एडीपी इनके अंदर से निकलेगा, और ये फौरन फिर किसके साथ बाइंड कर जाएंगे, एक्टिन के साथ, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो साइकिल में डिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन आपने यहां से बिल्कुल क्लियर रखना है कि एटीपी की शर्त पर मायोसिन हेड्स ने एक्टिन को छोड़ दिया, वो वापस चली गई, रिलैक्स हो गई। एटीपी की तोड़ा इन्होंने और उसकी एनर्जी को अपने हेड्स में स्टोर कर लिया। एडीपी और फॉस्फेट इनके साथ अटैच्ड रहेगा। नेक्स्ट साइकिल, यानी जब नेक्स्ट टाइम एक्टिन फिलामेंट्स एक्सपोज होंगे, जब भी आपने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तब ये एडीपी और फॉस्फेट इससे रिलीज हो जाएंगे, इसके हेड के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, जिससे ये मायोसिन को एक्टिन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि ये किस तरीके से होता है। बेटे जो मायोसिन है ना, वो एक्चुअली में क्या है, वो एक मैकेनो एंजाइम, जो मायोसिन है वो एक मैकेनो एंजाइम है जो बेसिकली केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल वर्क ले रहा है, ठीक है। ये जो एनर्जी स्टोर करता है उसको यूज करता है एक्टिन को अपनी तरफ पुल करने के लिए। अब ये जो सारा कुछ हमने पढ़ा ना, ये है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो एचएफ और एएफ फुक्सिले ने प्रपोज किया, वो बेस्ट एक्सप्लेन करता है
मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को, और उसका कहना यही है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक इवेंट होता है मेन मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, होता ये है कि जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक ही बात मैं कहूंगी कि थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्लाइड पास, वो स्लाइड होके किसके ऊपर आ जाते हैं, पास ओवर थिक फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो थिक के ऊपर आ जाते हैं। ऑब्वियसली पहले वो अलग अलग थे, एरिया ज्यादा ले रहे थे, वो उसके ऊपर आ गए हैं तो एरिया कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। इसमें 8 जोन डिसअपीयर हो जाता है, 8 जोन डिसअपीयर हो जाता है। आई बैंड्स जो हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं, आई बैंड्स शॉर्टन। जी लाइंस कम क्लोजर, जो जी लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये सब कुछ होता क्यों है, क्योंकि जो मायोसिन होता है, मायोसिन क्रॉस ब्रिज करता है, ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस विद एक्टिन, वो एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज करके उसको अपनी तरफ खींचता है। क्रॉस ब्रिजेस विद एक्टिन टू पुल इट, इसको वो खींच लेता है। तो ये सारी चीजें, एक चीज जिसमें चेंज नहीं आता वो होती है ए बैंड। ये एमसीक्यू भी आता है, जो लेंथ ऑफ ए बैंड है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, जो लेंथ ऑफ ए बैंड है वो बेसिकली कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो सिंपली ये मॉडल प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के कंप्लीट मैकेनिज्म को, और हम इसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं, प्रपोज बाय HF एंड AF हुक्सले, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रेलेवेंट, वो ये है कि ये एमसीक्यू भी आता है, क्रॉस ब्रिजेस को तोड़ने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है। डायरेक्टली अगर आप देखें कि एटीपी कहां यूज होता है, तो जो एटीपी होता है दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक क्रॉस ब्रिजेस, रिक्वायर्ड टू ब्रेक क्रॉस ब्रिजेस। जब तक एटीपी नहीं होगा क्रॉस ब्रिजेस नहीं टूटेंगे। यही वो वजह है कि जब आफ्टर डेथ क्या होता है, एटीपी डिक्लाइंस। डेथ के बाद जैसे ही एटीपी डिक्लाइन होता है, आफ्टर डेथ एटीपी डिक्लाइंस, एटीपी डिक्लाइन होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है। डेड बॉडी जो होती है, बॉडी बिकम्स स्टिफर हो जाती है, क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस नहीं टूट रहे होते। एटीपी की कमी की वजह से बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस नहीं टूट रहे होते। एटीपी रिक्वायर्ड है क्रॉस ब्रिजेस को तोड़ने के लिए। तो ये बॉडी का डेथ के बाद स्टिफ हो जाना क्या कहलाता है, रीगर मोर्टिस। रीगर कहते हैं रिजिड को, और मोर्टिस का मतलब होता है डेथ। तो डेथ के बाद क्योंकि एटीपी लेवल हमारा फॉल हो जाता है और जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं वो टूट नहीं पाते, तो इस वजह से बॉडी हार्ड और स्टिफ हो जाती है, और इस कंडीशन का नाम रिगर मोर्टिस है। बेटे लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। बेटे देखिए, मसल्स का जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। या तो सारे मिलके काम करेंगे या कोई एक भी नहीं करेगा। इनके अंदर इतनी यूनिटी होती है। एक मसल के मायोफिब्रिल्स पे ये रूल अप्लाई हो रहा है, ये बात आपने समझनी है। ये रूल अप्लाई हो रहा है एक मसल के मायोफिब्रिल्स पे। एक मसल सेल के अंदर जितने भी मायोफिब्रिल्स हैं वो सारे या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या तो कोई एक भी नहीं करेगा। ये कहते हैं ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। इसमें ये होता है कि सिंपली ऑल मायोफिब्रिल्स, जो सारे के सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तभी मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है। या तो वो सारे करेंगे या एक भी नहीं करेगा, है ही उनका काम। ये इतनी यूनिटी है कि ऑल मायोफिब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। ऑल और नॉन रिस्पॉन्स या सारे करेंगे या कोई भी नहीं करेगा। ये बात किस पे अप्लाई हो रही है, एक सेल के मायोफिब्रिल्स पर। और बाकी बेटे सिंपली जो डिग्री ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, डिग्री ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के एक मसल कितना पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये डिपेंड करता है कि उस मसल के कितने नंबर ऑफ मसल फाइबर्स इन्वॉल्व हुए हैं कॉन्ट्रैक्शन में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल और नॉन रिस्पॉन्स अप्लाई होता है मायोफिब्रिल्स पे, कि एक सेल के जब सारे मायोफिब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन
एक मसल कितना पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है ये डिपेंड इस बात पे करता है कि उसके कितने सेल्स उस कॉन्ट्रैक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं एनर्जी, कि एनर्जी कहां से आती है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जब आप बात करते हैं बेसिकली एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो मसल के अंदर अभी बात की है कि ढेर सारा क्या स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ऑब्वियसली जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। तो ग्लूकोज टूटेगा और एटीपी प्रोड्यूस होगा। जो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की वो तो एटीपी है। तो एटीपी का रिजर्व, एटीपी किससे बनता है, ग्लूकोज से, तो ग्लाइकोजन एक रिजर्व है। अच्छा, ग्लाइकोजन के अलावा भी एक इमीडिएट रिजर्व है। इमीडिएट रिजर्व का मतलब यह है कि अगर ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाए तो आप फौरन सबसे जल्दी उससे एनर्जी ले सकते हैं, और वो है क्रिएटाइन फॉस्फेट। क्रिएटाइन फॉस्फेट जो है वो इंस्टेंट रिजर्व होता है। ये डायरेक्टली अपना जो फॉस्फेट है वो एडीपी को दे के उसको किसमें कन्वर्ट करवा देता है, एटीपी में। तो ये रिजर्व है। एटीपी रिक्वायर्ड होता है और वो ग्लाइकोजन से आता है, लेकिन उसके अलावा हमारा जो इमीडिएट रिजर्व है वो क्रिएटाइन फॉस्फेट भी मसल सेल्स में मौजूद है, जो एटीपी बनाने में रोल प्ले कर सकता है। नॉर्मली जो मसल्स होते हैं उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, लेकिन जब हम किसी एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हों, जैसे कि रनिंग, स्प्रिंटिंग, एक्सरसाइज, तो हो सकता है कि हमारी एनर्जी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि तमाम मसल सेल्स एरोबिकली रेस्पायर नहीं कर पाते, बावजूद इसके कि हम तेजी से सांस ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा रैपिड इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, बट स्टिल कुछ मसल सेल्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं हासिल कर पाते ऑक्सीजन, लेकिन वो काम करना आपके लिए नहीं छोड़ते। वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को, लेकिन वो ग्लूकोज को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में तोड़ते हैं, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड है वो बनता है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। ये बहुत ही कंडीशनल है, नॉर्मली तो एरोबिक ही होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो ड्यू टू एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी तो शिफ्ट करना पड़ सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे। जो लैक्टिक एसिड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, लेकिन जब हम रेस्ट में जाते हैं तो इसको खलियां पड़ना कहते हैं। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, इसको आम जुबान में खलियां पड़ना कहते हैं। और वैसे मसल फटीग है, जिसमें आपका मसल फटीग हो जाता है क्योंकि उसने इतना काम किया है आपके लिए कि वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे ही चला गया आपको एनर्जी देने के लिए, वो स्टोर हो गया। अब रेस्ट में ये किया जाता है कि जो 1/5 लैक्टिक एसिड है उसको बेसिकली ब्रेक डाउन किया जाता है, और उसके ब्रेक डाउन होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी से जो बाकी का बचा है ड्यूरिंग रेस्ट, ये बात हो रही है जब आप आराम कर रहे हैं, ड्यूरिंग रेस्ट 1/5 लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करेंगे, और उस एनर्जी से जो बाकी का 4/5 लैक्टिक एसिड है उसको अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। दैट इज कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज। यानी इजी समझाती हूं, 100 लैक्टिक एसिड बने हैं, जो 20 हैं वो टूटेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से बाकी 80 को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सिंपली ये होता है कि एक्सरसाइज का हमारे मसल्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल सेल्स की डिवीजन बढ़ती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ता है, उनमें ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स न्यू ग्रो करती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स फटीग रेजिस्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उनमें बढ़ गया है, उनमें सारी चीजें इंक्रीज हो गई हैं, सेल्स बढ़ गए हैं, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वाला सीन खत्म हो जाता है। तो आपकी एक्सरसाइज का इफेक्ट इतना अच्छा रहता है आपके मसल्स पर कि एक्सरसाइज से आपके मसल्स क्या होते हैं, एक तो उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, दे ग्रो इन साइज, उनका साइज बढ़ता है, और नंबर 2 क्या होता है कि वो फटीग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो फटीग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर ये फटीग वाला मामला खत्म हो जाता है। और अगर आप अपने मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, आपने जो है वो मसल बिल्कुल ही नहीं आप यूज कर रहे, तो अगर आप मसल यूज ना करें तो इट रिजल्ट्स इन मसल डिस्ट्रॉफी। आहिस्ता आहिस्ता मसल्स जो है वो क्या होने, उनके सेल्स कम होते जाते हैं
और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि अनएबल टू मूव, आहिस्ता आहिस्ता जो आपका मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। हर लिहाज से हमने इस टॉपिक को कवर किया है। डिटेल में हमने पहले मसल्स की टाइप्स को डिस्कस किया हर एस्पेक्ट से, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा, फिर हमने एनर्जी कहाँ से आती, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है वो हमने अच्छे से देखा, फिर उसके बाद हमने उसकी एनर्जी को देखा। तो हमने हर एक एस्पेक्ट से इस टॉपिक को फुली कवर कर लिया। अगर ये आप लेक्चर अच्छे से सुनते हैं तो इसके बाद आपको किसी और दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं रहती। सुनने के बाद आप खुद अपने आप को इवेल्युएट करें, आप पास्ट पेपर के एमसीक्यूज उठाएं और आपके साथ मैं वो शेयर भी करूंगी, वो सॉल्व करें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैं ये लेक्चर सुनने के बाद सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। अब एक बात जो थोड़ा सा आपको, वैसे वो डायरेक्टली पीएमडीसी के सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, लेकिन आपको की पॉइंट्स थोड़े से पता होना जरूरी है क्योंकि वो रेलेवेंट है। आपको आइडिया होना चाहिए एक तो मसल फटीग का मेन, कुछ थोड़ा आइडिया लाजमी होना चाहिए क्योंकि वो चॉइसेस में भी रिलेट करके ये दे सकते हैं। फिर आपको आइडिया होना चाहिए टेटनी का और आपको आइडिया होना चाहिए क्रैम्प्स का। ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मसल से रेलेवेंट ही टॉपिक है तो वी शुड हैव आइडिया। जो मसल फटीग है ना, ये तब होता है जब एटीपी डेफिसिट होता है। एटीपी डेफिसिट होता है तो आपको ज्यादा एटीपी बनाने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन पे शिफ्ट करना पड़ता है और लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ये इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें जो मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं रहता, आपसे चला ही नहीं जाता, कदम उठाए ही नहीं जाते, वो इतने भारी हो जाते हैं। तो सिंपली मसल फटीग जो होती है वो एटीपी डेफिसिट के बाइस होती है, जिसमें आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाती है जिसकी वजह से पीएच ड्रॉप हो जाती है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, मसल जो है वो टॉट और पेनफुल हो जाता है। ठीक है, पेनफुल हो जाता है और उसकी जो पीएच है वो ड्रॉप हो जाती है। लेकिन आप रेस्ट करते हैं, इसके लिए आपको कोई मेडिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, आप रेस्ट करते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। जब आप बात करते हैं टेटनी की तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है इनवॉलेंटरीली, यानी आपने अपनी विल से नहीं, खुद ही आपका जो मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है जो कि काफ मसल में होती है या फिर आपके पास थाई मसल्स के अंदर हो जाती है कि अचानक सोते सोते बैठे बैठे आपका मसल बुरी तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये बहुत ज्यादा पेनफुल रहती है और ये प्रोलॉन्ग्ड होती है। टेटनी बार बार, टेटनी में आपको जो है ना क्रैम्प्स बार बार पड़ते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म ये एक कंडीशन है और इसकी मेन वजह हाइपोकैल्सीमिया है। ठीक है, इसकी मेन वजह या तो हाइपोकैल्सीमिया है या रीनल डिसऑर्डर है, क्योंकि जो किडनी होती है उसमें भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बेसिकली शामिल होती है। तो अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही, फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड है जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, या थायरॉइड ग्लैंड है, आपको पता है उससे भी कैल्सिटोनिन हार्मोन आता है। तो अगर इनका कोई डिसफंक्शन हो तो उससे कैल्शियम का लेवल अगर आपकी बॉडी में कम हो गया तो टेटनी होती है। कैल्शियम से कमी से हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, कैल्शियम मिल ही नहीं रहा उनको, तो क्या होता है कि उन्हें एक कैल्शियम भी मिलता है तो वो फौरन से एक्साइटेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन शुरू करवा देते हैं, वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टू कैल्शियम। फिर क्रैम्प जो होता है वो टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल है कि आपका पूरा जो मसल है ना, पूरा मसल वो अचानक से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। लेकिन ये फ्यू मिनट से लेकर ये सिचुएशन आवर्स तक रह सकती है। लेकिन अगर आप देखें ना तो क्रैम्प और टेटनी में ये फर्क है कि टेटनी प्रोलॉन्ग्ड है, वो आपको क्रैम्प्स पूरी बॉडी में कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं हो रहे हैं, और जो क्रैम्प है इंडिविजुअली अगर आप देखें तो अचानक से आपका कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कुछ देर के लिए, लेकिन ये कंडीशन आपके साथ प्रोलॉन्ग नहीं है। तो क्रैम्प की मेन वजह होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जब आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि आपकी बॉडी में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है पोटेशियम की, सोडियम की, क्लोराइड आयंस की, कैल्शियम की भी। आप ये देखिए कि अगर आपके सारे नर्व इंपल्सेस इन्हीं पे बेस करते हैं, देखा है आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन पूरा पढ़ा है, सोडियम, क्लोराइड, ये जो आपके पास पोटेशियम है, सारे इंपल्सेस ट्रेवल ही इनके बाइस करते हैं।
तो ये बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए। और टेटनी से रेलेवेंट एक टर्म जो है वो टेटनस भी है, लेकिन टेटनस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसका लॉग जॉ सिम्टम है और ये डेथ कॉज कर सकता है, तो ये उससे अलग है। तो सिंपली ये हमारा हर लिहाज से हम चैप्टर कवर कर चुके हैं। मजीद एक बात मैं ऐड कर देती हूँ आपकी कि जो मसल है ना उसकी बेसिक 2 टाइप्स थी जो हमने स्किप कर दिया था, लेकिन हम ऐड कर लेते हैं, एक फ्लेक्सर और एक एक्सटेंसर। ठीक है, जो फ्लेक्सर होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो बोन को बेंड करेगा, और जो एक्सटेंसर है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो बोन को एक्सटेंड करेगा। तो ये अपॉन कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, बेंड्स द बोन, ये एक बोन को बेंड करता है, और जो आपके पास एक्सटेंसर होता है वो एक्सटेंड करता है बोन को अपॉन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जब आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो खींच लेता है इन बोन्स को, ट्राइसेप नीचे की तरफ। और इसके अलावा एक मसल के जो 3 मेन पार्ट्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं, एक ओरिजिन है, ये वाला पार्ट अटैच्ड होता है एक इमूवेबल बोन के साथ, और एक होता है इंसर्शन, ये अटैच्ड होता है एक मूवेबल बोन के साथ, और लास्ट में बेली होता है, ये थिक पोर्शन होता है विच एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो बेटे मेरी तरफ से इस चैप्टर में से कोई भी पॉइंट हमने मिस नहीं किया, एक एक जो है ना माइनर से माइनर चीज भी हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आपको ये हर चीज अच्छे से समझ आई होगी। तो अब हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यूज जो कि पास पेपर्स में आ चुके हैं, और हम देखते हैं कि क्या इस लेक्चर को सुनने के बाद वो सारे एमसीक्यूज हम सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। लेट्स सॉल्व जी। 2022 के पेपर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स। तो देखिए क्रैम्प्स, बेसिकली जो क्रैम्प्स हैं, पेन है, टाइडनेस है, ये सब कॉन्सिक्वेंस हैं। यानी जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, पेन भी होती है, टाइडनेस भी होती है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपके पास ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और इसी तरह लैक्टिक एसिड पे जब शिफ्ट होते हैं तो टाइडनेस यानी मसल भी फटीग होते हैं और पेन भी होते हैं। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस नहीं है वो है हाई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में हाई एनर्जी कंजम्पशन नहीं होती, बल्कि ये होती ही तब है जब आपके पास एनर्जी कम हो, तब एनारोबिक पे शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद तो जब फटीग्ड होते हैं मसल, वैसे ही एनर्जी जो होती है वो कम होती है, तो हाई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज इररेलेवेंट टू इट, विच इज फॉल्स अबाउट कार्टिलेज। तो हमने बहुत अच्छी से पढ़ा कि ये कनेक्टिव टिश्यू भी है और ये बोन्स को जॉइंट्स पर कवर भी करती है, बोन के मुकाबले में सॉफ्ट भी है। एक चीज जो इसके बारे में बहुत ही बड़ा झूठ है वो ये है कि देयर आर मेनी ब्लड वेसल्स इन कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती, वी ऑलरेडी नो। Which of the following is a muscle component that act as a store for energy? ATP immediate, so basically कह लें कि रिक्वायरमेंट होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, वो स्टोर नहीं होता। ना ही मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तो ऑक्सीजन स्टोर करता है। तो हम देखते हैं बेसिकली क्रिएटिनाइन फॉस्फेट है और एक क्रिएटाइन फॉस्फेट है, तो राइट आंसर इज बीटा। Which of the following is not found in skeletal muscle fibers in humans? मल्टीपल न्यूक्लियाई तो इट्स करेक्ट होते हैं, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया इट्स करेक्ट टू, लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन अगेन करेक्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होता है, वो मसल सेल्स में मौजूद नहीं होता। A hinge joint is present between which of the following bones? ह्यूमरस एंड रेडियोएल्ना, तो अल्फा ही करेक्ट चॉइस है। फीमर एंड पेक्टोरल गर्डल के दरमियान में ज्वाइंट होता ही नहीं है, बेसिकली फीमर और पेल्विक गर्डल में होता है। फीमर और एसिटाब्यूलम डिप्रेशन होता है, वहां पर बेसिकली बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, और ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के दरमियान में भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनता है। इरेगुलर स्ट्राइएशंस एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल आर रिलेटेड टू, तो डिटेल में पढ़ा कार्डियक मसल सेल्स, ये फिब्रोब्लास्टिक कार्टिलेज सेल्स में भी ऐसा नहीं होता, स्केलेटल मसल्स में रेगुलर स्ट्राइएशंस हैं और स्मूथ मसल्स जो है वो स्ट्राइटेड होते ही नहीं है। Which of the following is included in paired cranial bones?
क्योंकि बेटे ये बेसिकली आप देखिए कि 2024 में ये एमसीक्यू आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्केलेटन एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन खैर ये वाला जो एमसीक्यू आया हुआ है वो है टेम्पोरल, ये जो है वो बेसिकली पेयर्ड क्रेनियल बोन है, बाकी अनपेयर्ड है। विच फीचर इज पोजेस्ड बाय स्मूथ मसल्स? वॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री है, ये ब्रांच नहीं है। यूनिन्यूक्लिएटेड इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि ये स्मूथ है, स्ट्राइटेड नहीं है। थिक फिलामेंट इन स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो अभी अभी हमने पढ़ा मेनली मायोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज शेयर्ड बाय बोथ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स? तो दोनों के अंदर जो शेयर करते हैं कॉमन कैरेक्टर वो स्ट्राइएशंस हैं, चाहे इरेगुलर और रेगुलर है, लेकिन कंट्रोल इनवॉलेंट्री दोनों का नहीं है। कार्डियक इनवॉलेंट्री है, स्केलेटल वॉलेंट्री है। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्केलेटल है, इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक में होती है। तो कॉमन पॉइंट अल्फा। In which of the following combinations do both component have non-striated muscle fibers? Intestine and biceps, तो biceps में होता है skeletal muscles, वो non-striated नहीं है। Intestine and blood vessels is the correct choice, क्योंकि दोनों में smooth muscles होते हैं, जबकि heart and lungs, हार्ट के अंदर तो आपको पता है कार्डियक मसल्स होते हैं और लंग्स के अंदर मसल्स नहीं होते, प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी एल्वुलाई होती हैं, और हार्ट में अगेन कार्डियक मसल्स होते हैं, जबकि स्टमक में स्मूथ है, तो सबसे अप्रोप्रिएट बीटा। Which is a common feature between cardiac and smooth muscles? तो दोनों ही involuntary है। ब्रांच जो है वो कार्डियक है, अनब्रांच स्मूथ है, और द कॉमन पॉइंट इज बीटा। Why are thick filaments unable to bind with thin filaments in a relaxed muscle fiber? क्योंकि ट्रोपोमायोसिन ने मायोसिन की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक किया होता है, तो आंसर इज बीटा। The pubic symphysis is a slightly movable joint joined by which of the following tissues? तो फिब्रोकार्टिलेज, हमने पढ़ा भी था कि ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की टाइप है जहां पर फिब्रोकार्टिलेज मौजूद होती है 2 जॉइंट्स में। आर्थराइटिस, तो इतना डायरेक्ट कि दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क को हम डिस्क स्लिप बोलते हैं। फ्यूजन को स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। जी बेटे, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आए और आप इसको समझ पाएं, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, आपको ढेरों कामयाबियां दे और आप अपने मकसद में कामयाब हो पाएं, और हम आपके लिए फुल एफर्ट में हैं कि आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।